Hello students, welcome back again on my channel. This is me Farzana from KV Nagrota, and in this video we will learn about the next part of the Cold War, and this is part 3. and इसमें हम लोग कवर करेंगे एरनाज ऑफ द कोल्ड वॉर. इट मीन्स ये जो आपका टॉपिक है एरनाज जो है, यानी कि इसको सिंपली देखेंगे, इसका मीनिंग होता है दायरे. इसको आप सिंपली कह सकते हो लिमिट. सो कोल्ड वॉर जो था, इसके लिमिट्स क्या थे, यानी कि कौन कौन से एरियाज़ में कहाँ तक ये फैला, कितना लेवल तक ये हुआ. ठीक है, वही सब इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे. एंड इसके साथ ही हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे. क्लियर? सो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की तरह और भी बहुत सारे जो इंसिडेंट थे इस टाइम पे चल रहे थे. लेकिन बिफोर टू नो अबाउट दीज टाइप ऑफ इंसिडेंट, हमें सबसे पहले ये समझना है कि जब भी हम बात करते हैं एरनाज की, इट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट द एरनाज, what we refer the areas where crisis and the war occurs, the to occur between the alliance system but did not cross certain limits. It means प्रॉब्लम तो हुई एक पर्टिकुलर एरियाज़ में, इनके बीच में आपस में प्रॉब्लम्स तो हो रही थी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स इतने लेवल तक नहीं थी. इस पर्टिकुलर कंट्री की या इस पर्टिकुलर कंट्री की जो एक दूसरे से प्रॉब्लम्स चल रही थी, प्रॉब्लम्स तो थी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स, वो डर या फिर जो भी गुस्सा था, वो इस लेवल तक नहीं था कि वो एक कंप्लीट युद्ध में या वॉर में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, सो वो एक लिमिट तक ही, उसने एक लिमिट क्रॉस नहीं करी. इट डज़ नॉट क्रॉस एनी लिमिट. सो बेसिकली कुछ एरियाज़ पे तो डायरेक्टली कंट्रीज़ एक दूसरे के सामने भी थी, जैसे कोरिया, वियतनाम, अफ़गानिस्तान. लेकिन यहाँ पे जो था वर्ल्ड वॉर जैसी जो सिचुएशन थी, मतलब वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन या फिर न्यूक्लियर वॉर जैसी जो सिचुएशन थी, वो नहीं हो पाई. ठीक है, तो कुछ एक एरियाज़ थे, जैसे इसमें इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, कुछ एक एरियाज़ के इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, कोरिया में, बर्लिन में, कॉन्गो में. इन एरियाज़ में क्या था, कई जगह पे डायरेक्टली लड़ाइयाँ हो भी रही थी, छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ हैं वो चल रही थी. इवन कई जगह पे जो था प्रॉपरली लड़ाइयाँ हो रही थी, खून खराबे वाली जो लड़ाइयाँ हैं वो चल रही थी, लेकिन वो लड़ाइयाँ एक लेवल तक नहीं पहुँची थी. ये चीज़ समझ में आई. सो उसके बाद अगर हमें एरनाज ऑफ द कोल्ड वॉर का कंसेप्ट मीनिंग समझ में आया है, सो हम अब आगे देखते हैं कि ऐसे क्या रीजंस थे, व्हाट वर द रीजंस जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है वो एक वर्ल्ड वॉर से या फिर एक बड़े हाईएस्ट लेवल की लड़ाई से बचा रहा. ऐसा क्या रीज़न था? कई बार तो ऐसा भी हुआ, मतलब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि सम टाइम इन मैनी केसेस कई बार ऐसा होता था कि दोनों सुपर पावर्स के बीच में, सुपर पावर कौन कौन सी थी, यूएसए एंड यूएसएसआर, इनके बीच में जो आपस में कन्वर्सेशन था, वो कन्वर्सेशन भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था. कई एरियाज़, कई जगह पे इतना ज़्यादा भी हो रहा था. ठीक है, और इनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो बढ़ रही थी. लेकिन इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने में जो वो कंट्रीज़ थी, और इसके अलावा जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी, उन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है. अब नॉन अलाइंड कंट्रीज़ कौन सी थी उसके बारे में हम एक प्रॉपर अभी इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन से करेंगे भी और समझेंगे कि कौन सी कंट्रीज़ थी. लेकिन इसमें से जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी, उसमें से इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया था. जो आपका साउथ एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उसको इन्होंने सॉर्ट आउट कराने में काफ़ी मीडिएटर वाला वर्क किया. इसी तरीके से यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था कॉन्गो के लड़ाई को सॉल्व करवाने के लिए. ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रीज़ को ये चीज़ पता चल गई थी, जो डिफरेंट कंट्रीज़ थी उनको ये रियलाइज़ हो चुका था दैट कि अगर वॉर होता है, इट मीन्स जो वॉर होगा वो सबके लिए ही खतरनाक है, सिर्फ यूएस के लिए या फिर यूएसएसआर के लिए ही खतरनाक नहीं था, ये पूरे वर्ल्ड के लिए खतरनाक था.
तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीज़ थी इंटरनेशनल लेवल पे भी वो यही कोशिश कर रहे थे सब कि किसी भी तरीके से करके इसको द लॉजिक ऑफ रेस्टोरेंट, लॉजिक ऑफ डिटरेंस वाला जो एक था, मतलब कि रोका जाए। डिटरेंस भी कहीं ना कहीं यही कहता है कि लड़ाई ना हो, क्योंकि दोनों ही पावरफुल हैं, अगर लड़ाई होगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो इस तरीके की चीज़ें वर्कआउट कर रही थी, और इस सब रीजंस के चलते क्या हुआ कि एक जो प्रॉपर वर्ल्ड वॉर होना था वो नहीं हुआ, और एक जो हमारी पूरी दुनिया थी वो कोल्ड वॉर तक ही एक लिमिट तक सिमट के रही, और उस चीज़ से हम सेफ रहे। लेकिन वर्ल्ड वॉर ना होने का मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में दुश्मनी नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे शक करते थे। कौन दोनों? दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे पे शक करते थे, और इसी शक के चलते इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे जो हथियार थे इकट्ठे कर लिए, आर्म्स, जो कि क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर शक था, उनको ये लगता था कि कहीं इनके पास ज़्यादा हथियार ना हो, कल को अगर लड़ाई हो गई तो क्या होगा। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे अपने लिए आर्म्स का कलेक्शन कर लिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े ख़तरे की बात थी, क्योंकि इस बीच में मान लेते हैं दोनों तरफ है, दोनों तरफ ही ये बात सबको समझ में आ रही थी कि वॉर करना ठीक नहीं है। ये सबको क्लियर था कि वॉर करना इस टाइम ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वॉर होता है, सो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पता ही नहीं चलेगा विनर कौन है। एंड इस बीच में हमें ये एक डर और सता रहा था, अगर मान लो बाय मिस्टेक या फिर कोई जानबूझ के गलती से या बाय लाइक किसी ने इंटेंशनली कुछ कर दिया, या कोई उसने हथियार जो है चला दिया, या किसी मान लो आर्मी पर्सन ने ये कर दिया, या कि न्यूक्लियर अपने आप भी कई बार हो जाता है टेम्परेचर और नॉन लॉट्स ऑफ केमिकल रीजंस की वजह से, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इस चीज़ से कैसे डील किया जाएगा? हाउ वुड द लीडर्स ऑफ दैट कंट्री नो इट इज़ एन एक्सीडेंट और नॉट एन एक्ट ऑफ, मतलब कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर दुश्मन ने किया था, ये चीज़ जाके क्लियर ही नहीं हो पाएगी। सो ये सब बहुत सारी चीज़ें उस टाइम चल रही थी कंट्रीज़ के दिमाग में, उनको भी समझ आ रहा था कि ये क्या होगा, तो इसीलिए ताकि इस तरीके की कोई चीज़ ना हो, इस चीज़ से बचने के लिए यूएस और यूएसएसआर ने, दोनों ही सुपर पावर्स ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपने लिए जो न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको कम से कम एक तो इकट्ठा भी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि उनको हम ख़त्म कर सकें। ठीक है, सो इन दोनों ने ये डिसाइड किया, दोनों ने मिल के कोलैबोरेटिवली ये दे डिसाइडेड कि भाई जो ये ख़तरा है बहुत ज़्यादा है, और इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आर्म्स कंट्रोल की इन्होंने कोशिश की, और इन्होंने 1960 के स्टार्टिंग में बहुत सारे मेन जो 3 ट्रीटीज़ थी इन्होंने साइन किए, एग्रीमेंट साइन किए, 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट्स। अब वो 3 एग्रीमेंट कौन कौन से थे वो आप सुन लीजिए, ये आपके तीनों यहाँ मैंशनड हैं। ठीक है, तो दीज वर लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। सो इन ट्रीटीज़ की वजह से क्या था कि अब कहीं ना कहीं जो एक दूसरे के ऊपर शक था, और एक दूसरे के संग ट्रीटी करने से वो शक और डर काफ़ी लेवल तक कम हुआ। समझ में आई? सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को समझेंगे, बट उससे पहले यहाँ जो जो क्वेश्चंस डेवलप होते हैं कि आर्म्स कंट्रोल, वो आप पहले एक बार सुन लें और नोट कर लें कि आर्म्स कंट्रोल के लिए दोनों सुपर पावर्स ने मिलकर कौन से इनिशिएटिव्स लिए। इसके अलावा आप और क्वेश्चन बना सकते हैं कि एनाज ऑफ द कोल्ड वॉर से आप क्या समझते हैं, किन एरियाज़ में डायरेक्टली लड़ाइयाँ चल रही थी। ठीक है, आइडेंटिफाइड दैट प्लेसेस। और इसके अलावा जो अलाइड कंट्रीज़ थी या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्रीज़ वर प्लेइंग अ रिस्पॉन्सिबल रोल, किस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर रहे थे दीज कंट्रीज़, सो उसको एक्सप्लेन कीजिए। ये आपके इस पूरे टॉपिक से जो हमने कवर किया है उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको क्लास में डाल दूँगी। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, हैव अ गुड डे।